नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। सीटेट में पूछे जाने वाला जो टॉपिक है हिंदी पेडागोजी में वो है हिंदी पैसेज। तो गद्यांश और पद्यांश एक एक पूछा जाता है हिंदी पैसेज में, जहां से आप 15 क्वेश्चंस जो है सही कर पाएंगे। डायरेक्ट 15 क्वेश्चंस जो है गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं। तो डेली आप पैसेज लगाइए। ये पैसेज नंबर 5 है, 4 पैसेज ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। जब तक आपका एग्जाम होगा मैं तब तक आपको कम से कम 25 से 30 पैसेज करा दूंगा। इन 25 से 30 पैसेज में आपका एग्जाम जो है निकल जाएगा और आपके 15 में 15 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ये मेरा वादा है, ठीक है। तो ये पैसेज इंपॉर्टेंट है, हर एक बच्चे को ये पैसेज सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। 100 लाइक्स का टारगेट है, ताकि हम आपको जो है डेली इसी प्रकार से क्वेश्चंस लेकर के आते रहें। दोस्तों को जो है वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये एक पैसेज है जो कि गद्यांश के रूप में पूछा गया है। और गद्यांश में क्या होता है, इसमें लय नहीं होती। ध्यान रखिएगा, इसमें कोई लय नहीं होती, मतलब कविता के रूप में नहीं होता। ये जो है ये एक पैसेज वैसा होता है जैसे कहानी के रूप में दिया गया, या किसी एक खंड जो है किसी व्यक्ति की किताब की एक व्याख्या दे दी जाए। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ पे 9 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं, ये एक ब्राज़ील के प्रसिद्ध जो है शिक्षा शास्त्री है पाउलो फ्रेरे, उनकी दी गई जो है एक जो है पैसेज है। तो आइए इसको रीड करते हैं और इसके संबंध में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। शिक्षा की बैंकीय अवधारणा, बैंकिंग कॉन्सेप्ट में ज्ञान एक उपहार होता है जो स्वयं को ज्ञानवान समझने वालों के द्वारा उनको दिया जाता है जिन्हें वो नितांत अज्ञानी मानते हैं। तो बैंकिंग की अवधारणा, यहाँ पे डेफिनेशन बताई गई कि ये बैंकिंग की अवधारणा कहती है कि जो टीचर होता है वो खुद को सबसे ज़्यादा ज्ञानी समझता है और बच्चों को जो है यहाँ पे वो अज्ञानी समझता है ना। यहाँ पे जो टीचर होता है ज्ञान को एक उपहार समझकर बच्चों के जो है दिमाग में जमा करता है। ये बात यहाँ तक समझ गए। इस प्रकार से जो है छात्र सिर्फ जानकारी प्राप्त करने वाले जो है जो कह सकते हैं कि खाली बर्तन होते हैं, है ना। ये तो यहाँ पे शिक्षा के संबंध में जो जिज्ञासा, सोच, चर्चा, खोज, इसको महत्वपूर्ण नहीं मान रहा है। यहाँ पे टीचर महत्वपूर्ण है। वो कह रहा है कि मुझे सब कुछ आता है, मैं ही तुमको ज्ञान दूंगा। यहाँ पे बात समझ गए। यहाँ तक बिल्कुल साफ साफ लिखा है, वह नियतांत, जिन्हें वो नियतांत अज्ञानी मानते हैं, ठीक है, उनको जो है ज्ञान देने वाला समझता है टीचर। दूसरों को परम अज्ञानी बताना उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता है। जब हम अब यहाँ पे पूछ रहा है कि उत्पीड़न है क्या, तो टीचर जब खुद को जानकार और बच्चे को अज्ञानी घोषित करता है, तो एक तरीके से हम यहाँ कह सकते हैं कि बच्चे को वो एक निचला स्तर बता रहा है ना, निचला स्तर। और यही स्तर बताने का जो स्तर होता है, यही कह रहा है कि ये व्यक्ति की जो है उत्पीड़न की निशानी होती है, उत्पीड़न वाला व्यक्ति होते हैं। ये उत्पीड़नकारी विचारधारा की विशेषता होती है ना। ये बात यहाँ पे समझ गए। वह शिक्षा और ज्ञान को जिज्ञासा के प्रक्रिया नहीं मानता, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि क्योंकि वो जिज्ञासा और ज्ञान की प्रक्रिया इसलिए मैं नहीं मानता क्योंकि टीचर खुद मानता है कि सब कुछ वो जानने वाला है और बच्चे यहाँ पे इग्नोरेंट के जो है रूप में होते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पे समझ गए। टीचर अपने छात्रों के समक्ष स्वयं को एक आवश्यक विलोम के रूप में प्रस्तुत करता है। उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य जो है सिद्ध करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे बात समझ गए। छात्र जो है हेगेलीय द्वंद्ववाद में वर्णित दासों की भांति अलगाव के शिकार होने के कारण अपने अज्ञान को टीचर शिक्षक के अस्तित्व को औचित्य सिद्ध करने वाला समझते हैं। तो यहाँ पे जो छात्र होते हैं, हेगेल की दास की स्थिति में जो मालिक और दास का जो संबंध बताया गया हेगेलवाद के द्वंद्ववाद में, उसमें दास जो है काम करके मालिक को जो है एक बढ़िया सा पोजीशन देता है ना। दास एक जो है टिकाए रखता है और फिर अंत में समझ लेता है दास की जो है मालिक का अस्तित्व उसी पर निर्भर है। इसी तरीके से है ना, यहाँ पे इस पॉइंट को बताया गया है। लेकिन इस फर्क के साथ कि दास को अपनी वास्तविकता को जान लेता है
कि मालिक का अस्तित्व उसके अस्तित्व पर निर्भर है। अब यहाँ पे दास जान गया है कि मालिक का जो अस्तित्व है उसी पर निर्भर है, लेकिन ये छात्र अपनी इस वास्तविकता को कभी नहीं, वहां पे जो मालिक और दास वाला संबंध था, हेगेल के द्वंद्ववाद में मालिक दास संबंध बताया गया जहां पे दास समझ जाता है, लेकिन यहाँ पे बच्चे जो है अपनी वास्तविकता को समझ नहीं पाते। वे भी जो है शिक्षक को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, उनकी मौजूदगी से ही शिक्षक जो है शिक्षक बनता है। इसलिए छात्र अपने ही मूल्य को पहचान नहीं पाते, ये बात यहाँ पे कही है। तो वो भी जो है शिक्षक को शिक्षित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से पूरा एक पैसेज दिया गया था। ये पैसेज को मैंने एक एक पॉइंट में समझा दिया है कि ये पैसेज क्या कहना चाह रहा है। ठीक, अब यहाँ पे एक एक करके क्वेश्चन। मेरा पहला आपको सजेशन है कि जब भी आप पैसेज सॉल्व करिएगा, मैं 4 बार हर बार जो है पैसेज सॉल्व करते हुए मैं बताता हूँ, इस बार थोड़ा भूल गया मैं बताना। देखिए, पैसेज का सही तरीका यह है कि पैसेज को सॉल्व या पढ़ने से पहले उसके क्वेश्चंस को रीड कर लो। एक बार जब क्वेश्चंस को रीड कर लोगे, 1 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। 9 क्वेश्चंस होते हैं और 9 क्वेश्चंस को रीड कर लो। उसके बाद पैसेज पढ़ते हो ना, तो आपको याद आता रहेगा कि पैसेज में कहाँ कहाँ पे क्या पूछा गया है, और आप उसको आधार बना करके आंसर दे सकते हो। जैसे शिक्षा की रैंकिंग अवधारणा शिक्षा को किस रूप में प्रस्तुत करती है, तो यहाँ पे शिक्षा की प्रक्रिया में केवल परम अज्ञानी शामिल होते हैं या फिर शिक्षा ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे जो बैंकिंग अवधारणा है शिक्षा को किस रूप में प्रस्तुत करता है, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। शिक्षा ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, गद्यांश के अनुसार छात्र अपनी किस वास्तविकता को नहीं जान पाते हैं, तो छात्र जो है वो किस चीज को नहीं जान पा रहे हैं, वो ज्ञानवान है, इसको वो शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है, शिक्षा में ज्ञान ही सर्वोपरि है और वह अज्ञानी है। ठीक है, तो वो इस वास्तविकता को नहीं जान पा रहे हैं कि यहाँ पे वो भी जो है टीचर को शिक्षित कर सकते हैं, वो इस बात को नहीं जान सकते, वो इस वास्तविकता को समझते हैं कि वो अज्ञानी है और इसलिए ये वो इस बात को यहाँ पे नहीं समझते। आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। इस गद्यांश के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए अनिवार्य शर्त है, तो यहाँ पे शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए अनिवार्य शर्त क्या रखी गई है, तो शिक्षक की उपस्थिति। इसका सही आंसर है उपस्थिति। आंसर हो गया ऑप्शन ए। बिना टीचर के जो है ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहा है यहाँ पे, यही तो है, क्योंकि यहाँ पे टीचर ही बता रहा है पहली बात यहाँ पे कि टीचर जो है खुद को सब कुछ जानने वाला है और छात्रों को पूरी तरीके से अज्ञानी बता रहा है। तो टीचर का परम ज्ञानवान होना या छात्र का परम अज्ञानी होना, नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता क्या है, तो उत्पीड़न की जो विचारधारा है उसकी विशेषता क्या है, तो यहाँ पर ज्ञान उपहार है या टीचर यहाँ पे श्रेष्ठ होता है और छात्र जो है हीन होते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन बी। उत्पीड़न की विचारधारा यही है कि दूसरे को अज्ञानी बताना और अपने आप को श्रेष्ठ बताना, है ना, यही इसका मूल अर्थ होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। गद्यांश में पर करारा व्यंग किया गया है, किस पर करारा व्यंग किया गया है, देखिए गद्यांश में किस, माफ कीजिएगा, किस पर करारा व्यंग किया गया है, तो ज्ञानवान व्यक्तियों पर करारा व्यंग किया गया है या फिर उत्पीड़ितों की दशा पे या शिक्षितों की दशा पे या शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध पर। आंसर हो गया ऑप्शन डी। यहाँ पे जो टीचर की नकली श्रेष्ठता और अज्ञानता के संबंध पर जो है यहाँ पे व्यंग्य हुआ है। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन डी। जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण क्या है, तो जिज्ञासा शब्द से बनता है वो है विशेषण जिज्ञासु। आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में 2 प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है, 2 प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं।
इसका सही आंसर है वास्तविकता। वास्तविक में एक तो प्रत्यय इक शब्द का प्रयोग हुआ है वास्तविक में, और वास्तविकता यहाँ पे एक में ता, वास्तविकता, तो यहाँ पे दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो है डी आंसर लगा रहे होंगे, बल्कि डी आंसर नहीं होगा, आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में नितांत शब्द का क्या अर्थ है? तो प्रस्तुत गद्यांश में जो नितांत शब्द है इसका मूल अर्थ है यहाँ पे 8वें का देखिए, केवल, बहुत, बिल्कुल। ठीक है, या फिर पूर्णतः, ये इसका हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। रेखांकित शब्द की जगह किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? तो परम अज्ञानी मानकर वह अपने औचित्य का, अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। रेखांकित जो है शब्द में जो है किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे 9 का आंसर देखिए क्या है, औचित्य शब्द में जो है रेखांकित शब्द दिया गया था। तो औचित्य शब्द का मतलब होता है प्रमाणित। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब आ जाते हैं पद्यांश पे। 6 क्वेश्चंस आएंगे। इसमें क्या होता है, ये गीत के रूप में होता है, ये लय के रूप में होता है। तो इसे पद्यांश को हम पढ़ेंगे। पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। एक बार आप लोग क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, उसको आगे बढ़ा करके, और देन उसके बाद आप पैसेज पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, भू के मानचित्र पर अंकित त्रिभुज यही क्या तू है। तो यहाँ पे जो कवि है या लेखक है जो इस कविता को लिख रहा है, वो भारत, जो मानचित्र है, जो भारत से संवाद करते हुए पूछ रहा है कि जो मानचित्र पर बना हुआ त्रिभुज है, क्या वो तुम हो? कवि कहता है कि नर के नमस्चरण की दृढ़ कल्पना नहीं क्या तू है। नमस्चरण का मतलब होता है नमन करने योग्य। ठीक है, वेदों का ज्ञाता, निर्गुणताओं का चिर ज्ञानी है। तो भारत को ऐसा देश बता रहा है कि जो वेदों का ज्ञाता है, वेदों का जानकार है, आध्यात्मिक जो है रहस्यों का ज्ञानी है ना, इसके बारे में वो वास्तविक पहचान बता रहा है। मेरे प्यारे देश, तू कोई पत्थर नहीं है, तू पानी है। तो उसको कठोर से तुलना नहीं कर रहा है, भारत को पत्थर के जैसा कठोर नहीं बता रहा है। वो बहुत एक सुंदर प्रतीक के रूप में जैसे कह रहा है कि वो एक कोमल है, जीवंत है, लचीला है, इस हमेशा चलायमान हो, है ना। पानी कैसा हमेशा चलता फिरता रहता है ना, बहुत ही लहरदार होता है, उसमें बहुत लचक होती है, कहीं पे भी फिट हो जाता है, किसी भी आकार का रूप धारण। तो वो पत्थर नहीं, पानी हो तुम। जड़ताओं में छिपे किसी चेतन को नमन करूं मैं, ये यहाँ पे बता रहा है। तो मैं यहाँ पे जड़ताओं में छिपे किसी चेतन को नमन करूं मैं, क्वेश्चन मार्क दे रहा है। तो यहाँ पूछ रहा है वो, कि कवि जो पूछने की कोशिश कर रहा है कि मैं नमन किसको करूं, मैं जमीन को नमन करूं, कि किसी पत्थर को या प्रतीक को नमन करूं, या फिर आध्यात्मिक चेतना को नमन करूं, है ना। यही पे तो जड़ चेतनाओं की बात हो रही है यहाँ, किस जड़ चेतनाओं को नमन नहीं करता। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं, ये लाइन समझ गए। तू वह नर है जिसे बहुत ऊंचा चढ़कर पाया था। तो बहुत, वो नर है जिसे बहुत ऊंचा चढ़ के पाया था। तू वह जो संदेश भूमि का अंबर से लाया था। तू वह जिसका ध्यान आज भी मन सुरक्षित करता है, थकी हुई आत्मा में उड़ने की उमंग भरता है। तो थकी हुई आत्मा में उमंग भरने का मतलब होता है जो मतलब हमारे जो अंदर की जो आत्मा है उसमें नई ऊर्जा भर देता है, जीवन में नई आशा देता है, उत्साह और उड़ने की इच्छा देगा, जगाता है ना। तो भारत केवल भूमि नहीं है, इसको एक तरीके से हम कहें तो भारत कोई भूमि नहीं है, इसे प्रेरणा का स्रोत बता रहे हैं। गंध निकेतन इस अदृश्य उपवन को नमन करूं मैं,
किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं भारत। तो यहाँ पे अदृश्य उपवन, जैसे अदृश्य उपवन क्या होगा, यहाँ पे गंध निकेतन, इस अदृश्य उपवन को नमन करूं मैं। अब अदृश्य उपवन भारत की जो चेतना होती, संस्कृति होती है, भारत का जो अध्यात्म होता है, जो भारत के वेद है, इसको नमन करने की बात कर रहा है ना, इसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे पूरा आप जो मूल अर्थ है वो समझ गए होंगे, जहाँ पे कवि कहना चाह रहा है कि भारत केवल जो है मानचित्र का जो है त्रिभुज नहीं है, बल्कि एक जो है आध्यात्मिक चेतना है, एक संस्कृति का स्रोत है, जिसकी पहचान जो है वैचारिक ऊंचाइयां हैं, है ना। यही चीज है। और बार बार वो क्वेश्चन कर रहा है कि मैं किसको नमन करूं, मैं अध्यात्म करूं, तो सीधा सीधा जवाब है किसको करना है भैया, अध्यात्म और संस्कृति और उसकी आत्मा को तुझे सर झुकाना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। कवि किसको नमन करना चाहता है, तो कवि जो है भारत को नमन करना चाहता है, वेदों के ज्ञाता को, निर्ज्ञानी को, रहस्यमय चेतना को। यहाँ ये भारत को नमन करना है, भारत के अंदर जो भी उसकी जो चेतना है, वास्तविक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आत्मा को नमन करना चाहता है। आंसर हो गया यहाँ पे सी। ठीक है। कविता में पानी का भावार्थ क्या है, तो पानी का क्या मतलब होता है, पानी का होता है अस्थिर नहीं होता, पानी एक उदार जो है शब्द से इसकी तुलना की गई है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। मतलब जहां पे बोल रहा है कि नारी तू नहीं तू पत्थर है, पानी है ना, तो वहां पे इसी की जो बात है, मतलब तू पत्थर के जैसा कठोर नहीं है, तू पानी के जैसा है, उदार है। बात यहाँ पे समझ गया। थकी हुई आत्मा में उड़ने की उमंग भरता है, इस पंक्ति का आशय है। तो थकी हुई आत्मा, आप तुम्हारी आत्मा बिल्कुल थक चुकी है, और उसमें क्या उमंग भरता है, तुम्हारे उसके अंदर ऊर्जा, नई प्रकार की जो है तुम ऊर्जा भर देते हो। तो जीवन में नवीन आशाओं के संचार करना, या फिर काल्पनिक लोक में विचरण नहीं, निराशा के भावों को समाप्त करना, इस प्रकार के ऊर्जा तुम भर देते हो। तो आंसर यहाँ पे जो सही होगा वो है ऑप्शन डी। डेली प्रैक्टिस करोगे ये सब आसान लगेगा। आज का पेपर थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, पिछले 4 जो पेपर्स आप लोगों ने सॉल्व किया, मैंने आपसे कहा था जैसे जैसे आगे बढ़ोगे मैं थोड़े से हार्ड करता जाऊंगा, ताकि आपको समझ में आए। अगर आप अभी भी भागम भाग में पढ़ोगे ना, तो सच में नहीं समझ में आएगा। ये 15 क्वेश्चन तो बहुत आसान होता है, आपको सीधा सीधा आंसर यहीं से मिल रहा है, बस थोड़ी सी समझ को बढ़ाना होगा। 10 15 20 30 जो है जब क्वेश्चंस आप कर लोगे ना, पैसेज कर लोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने लग जाओगे। 13वां क्वेश्चन है, तू वह जो संदेश भूमिका अंबर से लाया है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देखिए यहां पे कह रहा है तू वह संदेश जो संदेश भूमिका अंबर से लाया था। अब यहां पे संदेश जो है अंबर से लेके आए हो, मतलब यहां पे अतिशयोक्ति अलंकार जैसा नजर आ रहा है, जहां पे ये बात कही जा रही है कि अतिशयोक्ति अलंकार कहाँ पे है, यहाँ पे। आंसर हो गया यहाँ पे डी। तो भूमि का जो संदेश है अंबर से लाया, तो असंभव जैसा कार्य नहीं कर रहा है। कुछ लोग इसको मानवीकरण भी कहते हैं, बता रहे होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे मानवीकरण भी होगा, है ना। तो मानवीकरण क्या होता है कि भारत को मानव के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, तो मानवीकरण हो सकता है। मेरे अनुसार यहाँ पे डी आंसर है। आपको क्या लगता है, बी या डी? ठीक है। कई बार क्या होता है, आयोग जब सीबीएसई जब क्वेश्चंस देता है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं जिनके 2 आंसर्स हो सकते हैं। अब आयोग की मतलब वो सीबीएसई उसका उत्तर क्या देता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, मेरे अनुसार इसका आंसर डी होना चाहिए, लेकिन कई बार जो है इसके बच्चे जो है कई बार इसकी व्याख्या बी के अनुसार करते हैं, क्योंकि मानव भारत को जो है यहाँ पे मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस पूरी कहानी में अगर आप पूरी कविता में देखें, तो भारत को एक कविता के रूप में, वो एक कोई पत्थर के रूप में बात नहीं कर रहा है, वो उसको बड़ी चेतना और ऊर्जा ये सब चीज़ें की बात कर रहा है ना। वहाँ पे आध्यात्मिक शक्ति की बात करें, इस तरीके के भाव रख रहा है कि जैसे किसी व्यक्ति से मैं किसको नमन करूं, मैं किसको नमन करूं, भाई भारत से पूछ रहा है, तो मानव के रूप में उसको प्रस्तुत करें, इसलिए मानवीकरण हो गया। आप आंसर बताइएगा कि आंसर आपके अनुसार क्या सही होना चाहिए। ठीक है। भारत की विशेषता क्या है, तो भारत की विशेषता यहाँ पे देखिए क्या है, तो वेदों का ज्ञाता है, ये बात बिल्कुल सही है। जीवन के गूढ़ रहस्यों का जो है ज्ञानी है, जीवन में आशा का संचार भरने वाला है। आंसर हो गया यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव। आंसर हो गया ऑप्शन डी, यहाँ पे सही जवाब होगा। त्रिभुज शब्द में समास कौन सा होता है, तो देखिए मैंने आपसे कहा था कि व्याकरण के क्वेश्चंस आते हैं, समास हो, अलंकार हो, संधि हो, ये सब कुछ आपसे पूछा जाएगा। 1 2 क्वेश्चन पूरे 15 में से, वो चाहे वो गद्यांश हो या पद्यांश में हो, 5 6 को 4 5 क्वेश्चंस तो होंगे ही होंगे। अब जैसे त्रिभुज में कौन सा समास है, तो
तीन भुजाएं जिसमें होती हैं उसी को कहते हैं त्रिभुज। तीन भुजाएं, और तीन भुजाएं मतलब यहाँ पे पहला शब्द जो है वो अक्षर है, पहला शब्द यहाँ पे अक्षर बताया गया है, तो इसलिए हम कह सकते हैं इसे द्विगु समास। क्या कह सकते हैं? द्विगु समास, जहाँ पे पहला अक्षर जो है, जहाँ पे संख्यावाचक होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चों के द्वारा शिशु गीत, अच्छा ध्यान रखना यहां पे आपका पैसेज ओवर हो गया। अब आ जाते हैं पेडागोजी के क्वेश्चंस, देख लेते हैं कुछ। तो निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? बच्चों के द्वारा शिशु जो है गीत अलापना किसके तरीके? कई बार जो है बच्चे गीतों को जो है अलापते रहते हैं, कुछ ऐसे बोलते रहे ना ऊट पटांग, तो ये क्या आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पे नहीं शब्दावली को समृद्ध करने के रूप में देखते हैं आप इसको सोलवे का, या फिर शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के रूप में? तो यहाँ पे आंसर हो गया ये सही तरीका नहीं है। वाक्य के संदर्भ में अगर हम बात करें बच्चों के संदर्भ में, यहाँ पे कंठस्थ मतलब रटना, याद करने के संदर्भ में, तो यहाँ पे बी पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है? तो पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही, एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। तो एक टीचर ने क्या कहा कि अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कहा कि एक दूसरे की कॉपी जांचो। इस कार्य का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका जो मूल उद्देश्य होता है सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना। आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पे विस्तृत पठन का अभ्यास कराना नहीं है, नई शब्दावलियों को प्रयोग कराना या अभ्यास कराना नहीं होगा, संरचनाओं का नियमित जो है नियंत्रित अभ्यास कराना नहीं होगा। यहाँ पे आंसर होगा जो सही होगा डी। बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब, तो तब कब जब होंगे? 18वें का देखिए, जब वे अध्यापक के पीछे पीछे शिशु गीत गाते, या फिर वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते। आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब यहाँ पे वो सभी इंद्रियों का प्रयोग करते, बुनियादी चरण वाले बच्चे अधिगम तब कहीं अलग होते हैं जब सभी इंद्रियों का, जैसे देखना, छूना, पकड़ना, यही तो सभी है मसल्स, तो यहाँ पे इनका जब प्रयोग करते हैं, इनका जब सही रूप से प्रयोग करते हैं तब वो और अधिक तरीके से सीख पाते हैं। ठीक है, आंसर हो गया यहाँ पे बी। कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है कि मैं अपना काम अध्यापक को करने से पहले सटीकता के लिए, मतलब मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए फाइनल में जो है मतलब देने से पहले एक अंतिम रूप में जांचती हूँ। कई बार होता है ना जब हम लोग टेस्ट देते हैं तो टेस्ट कॉपी जमा करने से पहले जाने तक जो है बिल्कुल हाथ में देने तक सरसरी एक बार कॉपी आगे पीछे देखते हैं, है ना? तो ये किस चरण को दर्शाता है? तो ये प्रूफ रीडिंग है। देखिए ये ना प्रारूपण है या ना पुनः प्रारूपण है, ये सहपाठी मूल्यांकन है, ये प्रूफ रीडिंग को दर्शाता है। आंसर हो गया ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो उसको प्रूफ रीडिंग ही आपको आंसर देना है। ठीक है, अभिकथन, कल ही मैंने अभिकथन और कारण के सभी प्रकार के क्वेश्चंस दिए हैं, और ये पूरे सीटेड एग्जाम में इस तरीके के जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 15 क्वेश्चन आप ले लो, मोटा मोटी तौर पे आप 15 रखो। ठीक है, 15 क्वेश्चन आएंगे, और बच्चे इसको बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। हमें देखना है कि ये कथन ए सही है, कथन आर सही है, और इन दोनों के बीच में संबंध को देखना है। इस तरीके से हमें आंसर देना है। आइए रीड करते हैं। एजर्शन दिया गया है कि विद्यालय में प्रवेश पाने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के समक्ष जो है प्रयोगकर्ता होते हैं, जो है भाषा के सक्षम जो है प्रयोगकर्ता होते हैं, तो अपने आयु के अनुसार जो है भाषा का प्रयोग करना जानते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे ये सही कर देंगे। कारण इसका दिया गया कि भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है कि भाई उनकी भाषिक और सांस्कृतिक विविधता की वजह से वो अपनी जो है योग्यता का सही प्रदर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि जो है भाषा वहाँ की दूसरी है, स्कूल की भाषा दूसरी है, टीचर किसी और भाषा में कम्युनिकेट करे, इसकी वजह से दिक्कत होती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ये दोनों कथन यहाँ पे सही हैं, लेकिन
अगर हम बात करें तो आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आंसर हो गया ऑप्शन सी। कई बच्चे ऑप्शन बी लगा रहे होंगे लेकिन ये एक दूसरे से जुड़े नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा की कक्षा में यह आवश्यक है कि, अब क्या चीज आवश्यक है, तो भाषा की कक्षा में आवश्यक है कि भाषा जो है टीचर भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, मतलब टीचर को जो है भाषा के संबंध में पूरी तरीके से ज्ञान होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है। भाषा जो है टीचर बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दें। भाषा में शिक्षक जो है, भाषा का जो टीचर है वो बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले। जो बच्चे गलतियां कर देते हैं उसको कठोरता से लेना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल नहीं है। स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावशाली हो, बस ये होना चाहिए। एक आप अगर आप लैंग्वेज की भाषा में पढ़ा रहे हैं, आप इंग्लिश हो तो इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, ये इसकी बात हो रही। हिंदी में हो तो हिंदी अच्छी होनी चाहिए, संस्कृत बोलते हो तो संस्कृत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, स्किनर के अनुसार क्या होता है, तो स्किनर के अनुसार जो है भाषा किससे सीखी जाती है, तो भाषा यहाँ पे अनुकरण से सीखी जाती है, इमिटेशन से सीखी जाती है। भाषा सीखने में अनुकरण का और प्रोत्साहन, दो चीजों का बहुत बड़ा रोल होता है। प्रोत्साहन, तो प्रोत्साहन क्या होता है, जैसे कि बच्चे जब भाषा के संबंध में आप उससे कुछ बात कर रहे हो, उससे कुछ पूछ रहे हो और वो सही बोले तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, उसकी प्रशंसा, तारीफ करनी चाहिए। तो भाषा सीखने में अनुकरण और प्रोत्साहन दो चीजें बहुत काम करती हैं, ये स्किनर का मानना था। एक समावेशी कक्षा में कौन सा जो है कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है, तो जस्ट मतलब भाषा शिक्षण के सिद्धांत के जस्ट उलट है समावेशी कक्षा में। तो भाई जहाँ समावेशी कक्षा की बात हो रही है वहाँ पे सभी प्रकार के बच्चों की बात हो रही है, सभी को हमें साथ लेके चलने की बात हो रही है। तो वहाँ पे विशेष बालक भी होंगे, वहाँ पे सामान्य बालक भी होंगे, वहाँ पे प्रतिभाशाली बालक भी होंगे, वहाँ पे जो है थोड़े से कमजोर बच्चे ऐसे होंगे जो दृष्टिबाधित हो सकते हैं, जिनको सुनाई और दिखाई नहीं पड़ता होगा या कम दिखाई पड़ता हो, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, है ना। शारीरिक किसी में कोई कमी हो सकती है, तो इस तरीके के बच्चे सारे स्कूल में पढ़ते हैं। तो अगर ऐसे बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, तो ये प्रतिकूल है। समावेशी कक्षा में व्याकरण के नियम काम नहीं करते। ठीक है, बच्चों के परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं, ये समावेशी क्लास में काम करेगा। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है, लेकिन आंसर यहाँ पे एक गलत होगा, प्रतिकूल होगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की जो है भाषाई क्षमताओं का विकास करने का क्या मतलब होता है, तो बच्चों की भाषाई क्षमता का मतलब होता है कि भाषिक जो है संरचनाओं पर अधिकार या फिर भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। 24 का आंसर हो गया है यहाँ पे बी। बच्चा भाषा का कैसे प्रयोग कर रहा है, अगर बच्चे का भाषा के प्रयोग अच्छा कर रहा है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाषिक कुशलता के रूप में हम इसे देखेंगे। ठीक है, भाषांतरण का से क्या तात्पर्य है, तो ट्रांस लैंग्वेजिंग से जो है मूल अर्थ क्या होता है इसका, तो इसका सही आंसर ये होता है कि कक्षा में शिक्षा अधिगम और बोलने के लिए अनेक भाषाओं का प्रयोग करना। चूंकि एक क्लासरूम बहुभाषी क्लासरूम होती है, तो ये ट्रांस जो है लैंग्वेजिंग का उदाहरण माना जाता है। आंसर हो गया यहाँ पे 25 का सी। जिन लोगों ने सी सही जवाब दिया है वो सभी सही है। तो आज का यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त हो जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और चैनल शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम मोहित चक्रवेश है। आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है।